जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय बोल दो, सुप्रीम कोर्ट बोल दो, उच्चतम न्यायालय बोल दो, एक ही बात है। बात करें इनके भाग की तो संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 5 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका वर्णन मिलता है। 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन मिलता है। किसका? उच्चतम न्यायालय का वर्णन मिलता है। बात करें ये प्रावधान, तो प्रावधान हमने लिया था अमेरिका से। कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। बात करें भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका, तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। क्या? भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो न्यायपालिका से स्टार्ट हुआ था और भाग 5 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन मिलता है। प्रावधान अमेरिका से लिया और एकीकृत न्यायपालिका है भारत के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यानी कौन से एक्ट के तहत न्यायालय बना। तो 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम विस्तृत तरीके से हमने जब से पॉलिटी शुरू किया, स्टार्टिंग में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कौन से न्यायालय की स्थापना की जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सबसे पहले अपेक्स न्यायालय की स्थापना की जाती है। कौन से न्यायालय की? अपेक्स न्यायालय की स्थापना की जाती है। अपेक्स न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अपेक्स न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब 1861 अधिनियम आता है। कौन सा? 1861, और 1861 एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की का प्रावधान किया गया। 1861 एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया कब? 1861 एक्ट के तहत। उसके बाद यानी इस न्यायालय का नाम अपेक्स न्यायालय से बदलकर संघीय न्यायालय बना दिया जाता है। क्या? अपेक्स न्यायालय से नाम इसका परिवर्तित कर संघीय न्यायालय में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाता है? दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक? यानी अपेक्स न्यायालय है वो संघीय न्यायालय में परिवर्तित कर कहा इसका ट्रांसफर स्थानांतरण कर दिया जाता है, दिल्ली के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। अब अपन बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट के तहत? तो एक्ट पूछे तो कौन सा? 1935 का अधिनियम के तहत किसकी स्थापना होती है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत होती है? 1935 के एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। फिर 1773 में कोलकाता के अंदर अपेक्स न्यायालय स्थापित किया जाता है। 1773 में अपेक्स न्यायालय कहाँ स्थापित किया जाता है? कोलकाता के अंदर अपेक्स न्यायालय है वो स्थापित किया जाता है। उसके बाद में यानी 28 जनवरी 1950 को इसको अपीलीय न्यायालय बना दिया जाता है। कब? 28 जनवरी को 1950 को क्या बना दिया जाता है? अपीलीय न्यायालय बना दिया जाता है। यानी इसके अंदर पहले अपील है वो 1773 एक्ट के तहत अपेक्स न्यायालय की अपील कहाँ की जाती थी? प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, और वो प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? ब्रिटेन के अंदर। तो 28 जनवरी 1950 को इसको अपीलीय न्यायालय बना दिया गया। अब अपन बात करेंगे इनके आर्टिकल की। आर्टिकल से पहले हम देख लेते हैं संविधान का रक्षक है, संविधान की व्याख्या करता है। क्या? संविधान का रक्षक है, संविधान की व्याख्या करता है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी? आर्टिकल की। तो आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 में क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन, भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी गठन की बात करता है आर्टिकल 124। अब उसके बाद हमने देखा 124 में एक, और उसमें क्या देखी थी? संरचना। संरचना, सुप्रीम कोर्ट की संरचना। संरचना में सबसे पहले
1956 के अंदर कितने न्यायाधीश थे? 1 + 7 यानी कुल कितने थे? कुल 8 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य और 7 अन्य, टोटल कितने थे? 8। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 33 + 1 यानी 1 मुख्य और 33 अन्य, कुल कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं। कितने? 34। उसके बाद में आर्टिकल 124 का 2, 124 का 2 क्या कहता है? शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, कार्यकाल, शपथ और त्यागपत्र। कार्यकाल में इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। क्या फिक्स नहीं है? त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसका? राष्ट्रपति का होता है। और इसकी नियुक्ति है वो वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। नियुक्ति पूछे तो नियुक्ति किसके आधार पे? नियुक्ति है वो वरिष्ठता के क्रम के आधार पे की जाती है। अब आप कहोगे वरिष्ठता क्या है? तो वरिष्ठता यानी जो उम्र दराज है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसी को क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो वरिष्ठता के आधार पे न्यायाधीश बनाए जाते हैं। और उसके बाद यानी इन वरिष्ठता का 2 बार उल्लंघन हो चुका। आज तक कितनी बार उल्लंघन हुआ है? 2 बार। 2 बार कब कब? यानी 1973 के अंदर अजीत नाथ रे, और फिर 1977 के अंदर DV बेग में इनके वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन किया गया 1773 के अंदर और 1977 में। यानी इनसे पहले जो बुजुर्ग थे उनको न बनाकर इनको बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश। और यह घटना हुई थी इंदिरा जी के काल में। किसके काल में हुई थी? इंदिरा जी के काल में। और 1978 के बाद आज तक इन वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं हुआ है। 1978 के बाद आज तक वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन नहीं हुआ है। वरिष्ठता के क्रम के आधार पर ही क्या नियुक्त किए जाते हैं? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम कि इसकी नियुक्ति एक बार कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की गई और वो की गई थी 1993 के अंदर। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम आया और कॉलेजियम सिस्टम कब तक चला? 2014 तक। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम, और ये कॉलेजियम सिस्टम चलता है कब तक? 2014 तक। यानी 2014 तक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद यानी इस 2014 में अमेंडमेंट होता है 99, वह अमेंडमेंट कब? 2014 में। और इसमें यह कॉलेजियम सिस्टम है वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कब किया गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, वो कब समाप्त किया गया था? 99 संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन होता है 2014 में। और इस संशोधन के तहत कॉलेजियम सिस्टम को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो कॉलेजियम सिस्टम आया था 1993 में, लेकिन वैधानिक मान्यता कब दी गई थी? 1998 में। वैधानिकता, यह आपको ध्यान में रखना है। क्या वैधानिकता कब दी गई थी? 1998 के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि 124(3) में क्या है? फिर 124(3) में है योग्यता। 124(3) में योग्यता, और योग्यता में क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या फिर कम से कम 10 साल एडवोकेट के पद पर रह चुका हो, 10 साल वकालत की हो, अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार हो, उसको क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन ये चौथी योग्यता मैं बोल रही हूं कि राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार होना चाहिए। तो आज तक इस योग्यता के आधार पर किसी भी मुख्य न्यायाधीश का चयन नहीं हुआ कि वो राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। तो आज तक नहीं हुआ है। यानी कौन सी योग्यता का? जो राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार होना चाहिए, उसकी क्या नहीं हुई है? पालना नहीं हुई। अब अपन बात करते हैं 124(4) के अंदर। 124(4) में क्या है? पद मुक्ति। 124(4) में पद मुक्ति। पद मुक्ति यानी कार्य करने में असक्षम हो जाए
मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाए, कार्य करने में असक्षम हो जाए, कदाचार सिद्ध हो जाए, यानी कदाचार सिद्ध होने पर इसको क्या किया जाता है, पद मुक्त किया जाता है। क्या पद मुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं 124(5) में। 124(5) में यानी न्यायाधीश के विरुद्ध क्या की जा सकती है, जांच। और वो जांच कौन से अधिनियम के तहत, वो जांच 1968 अधिनियम के तहत की जाती है। 124(5) में क्या है, जांच। 124